कि वो लीफो प्रिंसिपल पे, लीफो ऑर्डर पे जो है वर्क करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में हम जो भी डाटा आइटम को इंसर्ट करते थे, तो पॉप करते हुए सबसे पहले वही डाटा आइटम रिमूव होता था। उसके मुकाबले में जो दूसरा हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि बिल्कुल से काम करने का तरीकाकार वैसा ही है, इम्प्लीमेंटेशन भी तकरीबन सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा मसला है। मसला मसला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास क्यूज। क्यूज के नाम से ही आपको समझ आ रही होगी क्यू किसे कहते हैं। कोई वेटिंग में कोई चीज लाइन में लगी हुई हो तो कहा जाता है कि क्यू बनी हुई है, तो बिल्कुल क्यू उसी तरह काम करती है। थोड़ा सा डिफरेंस है ऐसे इसमें डाटा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर से, वो हम देखेंगे, इसके बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे और देखेंगे इनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलेंगे हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो देखें, आज के लेक्चर में पहले हम देखेंगे क्यू क्या है, फिर उसके बाद हम क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, यानी कि क्यू की डाटा रिप्रेजेंटेशन और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है वो हम देखेंगे। फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसे हमने स्टैक की इंप्लीमेंटेशन देखी थी और हमने देखा था कि सर area- जी सर अस्सलाम जी वालेकुम जी सर। वालेकुम। सर मुझे कल बहुत तेज बुखार था और ना रिकॉर्डिंग भी ना मैं नहीं सुन सकी। थोड़ा सा 4-5 मिनट लगा के थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे पिछला लेक्चर। ठीक है, मैं करता हूँ। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, मैं साथ साथ का कंपैरिजन में बताता रहूंगा कि क्या स्टैक क्या था और क्यू क्या है। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर क्यू में क्या मसला मसाइल हैं, और फिर हम देखेंगे कि सर्कुलर क्यू का आइडिया कैसे जो है ना स्क्रीन पे आया, क्या उसके फायदे हैं, वो कैसे लीनियर क्यू में जो मसले मसाइल थे उनको खत्म करने के लिए बनाई गई। फिर हम एक स्पेशल टाइप की क्यू देखेंगे जिसको हम डी क्यू बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू, डी से डबल, ई से एंडेड और क्यू, डबल एंडेड क्यू। उसके बाद फिर हम एक और स्पेशल टाइप देखेंगे, प्रायोरिटी क्यू। हम प्रायोरिटी क्यू का यूज भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो एक कल मैंने कल केस स्टडी बताई थी कि पीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि क्या आप क्यूज को स्टैक यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। अच्छा जी, देखें क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप देखेंगे। देखिए, अ क्यू इज डिफाइंड एज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक भी हमने देखा था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि आइटम जो है वो एक ही लेवल पे मौजूद होंगे। ये नहीं है कि उनके इन डेप्थ पड़े हुए या एक से ज्यादा लेवल्स बने हो, जैसे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर में होता है कि कोई नोड एक उससे ऊपर वाले लेवल पे भी हो सकती है, उससे नीचे वाले लेवल पे भी हो सकती है। लिनियरिटी का कंसेप्ट नहीं है उसमें, लेकिन ये लीनियर होंगे, एक ही लाइन में पड़े होंगे। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, a queue is defined as a linear data structure that is open at both ends, क्योंकि दोनों एंड से, यानी कि जो उसका कह लो कि लेफ्ट हैंड कह लो या राइट हैंड कह लो, जिस तरह भी कह लो, दो एंड हो गए, दोनों एंड से ओपन होगी। हमने जबकि स्टैक हमने देखा था कि सिर्फ एक एंड से ओपन था, और क्योंकि वो एक एंड से ओपन था तो उसी एंड से हम सिर्फ कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना था हम सिंगल एंड से ही कर सकते थे। लेकिन क्यूज के मुकाबले में दोनों एंड से ओपन है, एंड द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में काम करता है ये, बिल्कुल ऐसे भी आपको जैसे कि बैंक वगैरह में जाएं या कहीं भी जाएं जहाँ पे एक से ज्यादा कस्टमर्स वगैरह जो है ना वेट में खड़े हो, तो आप क्या करते हैं, जो पीछे पीछे बंदा खड़ा होता है उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाते हो। तो इसी तरह आपके पीछे जो बंदा आएगा वो आपके पीछे खड़ा होगा, आपके बाद जो आएगा उसके बाद जो आएगा वो उसके पीछे। तो जिस तरह सर्व करने का ऑर्डर है, यानी कि पहला बंदा सर्व होगा वो रो में से निकल जाएगा या क्यू में से निकल जाएगा, फिर उसके बाद वाला बंदा आ जाएगा, इस तरह करते करते आपकी बारी भी आ जाएगी। जैसे ही आपकी बारी आएगी आप अपना काम करके रो से निकल जाएंगे, तो जो आपके पीछे आपसे बाद आया होगा उसकी बारी आ जाएगी, उसके बाद वो निकलेगा। यानी कि जो पहले आया था उसको ही पहले सर्व किया जाएगा और वही पहला इस कतार में से आउट होगा। तो ये कॉमन सा फिनोमिना है, आप काफी दफा इसको अपने रियल लाइफ में भी देखते हो कि कहीं भी, जैसे कि कस्टमर पे आप किसी भी कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करते हो, तो अगर तो वो अवेलेबल नहीं होती, वो आपको बता देते हैं कि हमारे जो है तमाम रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त कस्टमर की रहनुमाई में मसरूफ हैं, और वो बता देते हैं कि आपका वेटिंग नंबर फलां है, यानी कि 13 है, 14 है। इसका ये मतलब है कि आपसे पहले 13 बंदे ऑलरेडी वेट कर रहे थे, आपका 14वां नंबर है। पहले उन 13 बंदों को जो है उनके मसले मसाइल सुने जाएंगे, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, और वो हर 1-2 मिनट के बाद बता रहा होता है कि आपका जो नंबर आएगा, आप 7 पे आ गए, 6 पे आ गए, 5 पे आ गए। तो एक क्यू होती है। इस तरह हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा था उसमें भी हमने क्यूज के काफी कंसेप्ट देखे थे, मल्टी लेवल क्यू देखी थी, फीडबैक क्यू देखी थी। उसमें भी इसी तरह था कि जितनी भी आप स्केजुलिंग के प्रोसेस कर रहे थे वो क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो काफी जगह पे ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है यूज होता है।
अच्छा देखिए, क्यू कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लिस्ट आर कलेक्शन इन विच द इंसर्शन इज डन फ्रॉम वन एंड। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन एक एंड से होती है, जिस एंड को हम कहते हैं रियर एंड। रियर कहते हैं जो, जैसे आपका बैकवर्ड कोई भी हो, रियर मिरर भी होता है जिसमें आप अपना बैक का जो व्यू देख रहे होते हैं, तो रियर जो आपके पीछे है। एंड आर द टेल, या इसको आप टेल भी बोल सकते हो कि टेल से हमेशा इंसर्शन होगी। ऐसे ही होता है, जो आपके पीछे है वहीं कितार में उसके पीछे ही बंदा आके खड़ा होगा। वेयर एज द डिलीशन यानी कि रिमूवल इज डन फ्रॉम अनदर एंड। और आपको पता है कि आपके आगे वाला जो बंदा है, जैसे उसको सर्व किया जाएगा वो आपके आगे से ही कितार से बाहर मूव कर जाएगा। तो इंसर्शन हमेशा टेल एंड से या रियर एंड से हो रही है, और जो इंसर्शन है वो आपके, सॉरी रिमूवल है वो आपके फ्रंट एंड से हो रही है, जो आपके आगे बंदा खड़ा है वो आगे से रिमूव हो जाए। इसी तरह यही लिखा हुआ कि जो रिमूवल है वो हमेशा फ्रंट एंड से होगी, या उसको हेड भी बोल सकते हैं। तो नीचे आपको इलस्ट्रेशन में नजर भी आ रहा होगा। तो ये देखें, इस तरह आप कंसिडर करें कि आप लेट्स से कि 12 नंबर वाला बंदा पहले खड़ा था, उसके बाद आप आए हैं, आपका नंबर 23 है लेट्स से, कोई भी इसको ले लो। उसके बाद आपके बाद नंबर आया वो 44 था, कोई और बंदा आया उसको 99 नंबर था, और लेट्स से लास्ट में 13 नंबर बना। तो आप ये फॉर एग्जाम्पल काउंटर काउंटर है, इस पे कोई बंदा बैठा है जिनको सबको सर्व कर रहा है, तो सबसे पहले वो 12 करेगा, तो 12 वाला जो है ना कतार में से रिमूव हो जाएगा। फिर ये बंदा, आपकी बारी आएगी 23, आपको जो है सर्व करेगा, आप भी कतार से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद 44 को, फिर 99 को, सॉरी, और फिर 13 को। इस तरह करते करते जो है ना पूरी क्यू जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर साइंस में भी क्यू को, इसी डाटा स्ट्रक्चर को इसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे। बस मसला इसमें थोड़ा सा ये होगा कि हम ये कह रहे थे कतार आगे मूव कर रही है, और उस वक्त जब हम इंप्लीमेंट करेंगे आप देखोगे जो काउंटर पे बंदा बैठा है ये आगे मूव कर रहा होगा। ये तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस हो, काम करने का जो लॉजिक है, जो काम करने का तरीका है वो सेम है। तो देखिए जी, अब हम देखते हैं क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में मैंने बताया हुआ है कि दो चीजें हम देखते हैं कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा उस पर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। पहले हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखें जी, ये चीज तो आपको हर डाटा स्ट्रक्चर के लिए चाहिए हो, स्पेस चाहिए होती है। आपने जाहिर है कि डाटा स्ट्रक्चर, इसमें कोई ना कोई डाटा आपने सेव करवाना है, तो उसके लिए स्पेस तो चाहिए। तो पहले नंबर पे यही है, हम हर डाटा स्ट्रक्चर में यही देखते हैं, स्पेस फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स को आपने स्टोर करवाना है मेमोरी में, उसके लिए जगह चाहिए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे देखो जिसकी इसमें क्या स्ट्रक्चर है, फ्रंट। ये आप अभी अभी के लिए पॉइंटर समझ लो कि ये पॉइंटर है, हालांकि ये पॉइंटर होता नहीं है, लेकिन अब ये समझ लो कि एक पॉइंटर है। फ्रंट पॉइंटर होगा किस लिए जी, डिलीशन के लिए। ठीक है जी। एक कोई आप जो है ना कह लो कि मार्कर या फ्लैग यूज कर रहे हो कि ये फला चीज जो है ना फ्रंट है, किस लिए कर रहे हो, ताकि जब डिलीशन हो तो हमेशा फ्रंट वाले फ्लैग से, फ्रंट वाले मार्कर से हो सके। और इस तरह एक रियर एंड होगा, रियर फ्लैग, रियर पॉइंटर, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो अभी के लिए। वो किस लिए होगा, इंसर्शन के लिए, कि हमेशा जब भी कोई नया आइटम क्यू में ऐड किया जाएगा वो हमेशा रियर एंड पे होगा। अभी हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से पॉसिबल है इस पे देखो। सबसे पहले तो आप क्यू में कोई भी डाटा, नया डाटा आइटम ऐड कर सकते हो, इस ऑपरेशन को बोला जाता है इन क्यू। इस तरह आप क्यू में से कोई डाटा आइटम डिलीट कर सकते हो, इस ऑपरेशन को बोला जाता है डी क्यू। अच्छा, आप चेक कर सकते हो कि जितनी क्यू की कैपेसिटी है क्या वो अपनी फुल कैपेसिटी पे तो फुल नहीं है, तो इसको हमने स्टैक में भी देखा था, इस फुल के ऑपरेशन से चेक किया जा सकता है। इस तरह अगर आपने कोई डाटा आइटम रिमूव करना है तो पहले आप चेक करते हो कि क्या उसमें कोई आइटम मौजूद भी है या नहीं। ये तो नहीं है कि क्यू खाली पड़ी और आप उसमें से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह अगर तो क्यू खाली है, इस एम्पटी हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा कि खाली है, और अगर क्यू खाली नहीं होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, फर्स्ट ये हमेशा क्यू का जो फर्स्ट आइटम है ये रिटर्न करेगा, और लास्ट क्यू का हमेशा लास्ट आइटम को रिटर्न करेगा। ये हम बारी बारी देखेंगे। ये चीज है जी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्या क्या नया डाटा स्ट्रक्चर इसमें आया है, फ्रंट और रियर। स्टैक में हमने देखा था सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास था, टॉप पॉइंटर का। इसमें दो पॉइंटर हम यूज करेंगे, फ्रंट और रियर, क्योंकि हमने दोनों एंड से जो है ना इस डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना है। ऑपरेशन तकरीबन वही है, उसमें पुश का था, इसमें इन क्यू के नाम से है, उसमें पॉप था, इसमें डी क्यू के नाम से है। इस फुल और इस एम्पटी सेम है। एक डिस्प्ले का वो आप इसमें भी कर सकते हो कि तमाम के तमाम आइटम्स को डिस्प्ले करवा दे, और पीक वगैरह का वो भी इसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो आप कर चुके हैं तो इसमें मैंने इसलिए इनको शामिल नहीं किया। तो देखें जी, अब हमने क्यू को देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो मुझे मैंने बताया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली में लाई करते हैं, और ये आई यहाँ पे, और वो है एरेज और लिंक लिस्ट। जितने भी बाकी डाटा स्ट्रक्चर जो आपने खुद बनाए हुए हैं, आपसे मुराद है कंप्यूटर्स प्रोग्रामर ने, डेवलपर्स ने, वो सब के सब इन्हीं दो डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास नहीं। तो जैसे हमने स्टैक देखा था कि वो अरेज के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जा सकता था, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी, बिल्कुल क्यू भी इसी तरह।
दोनों तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, अरेज के साथ भी और लिंक लिस्ट के साथ भी। तो हम पहले अरेज के साथ देखते हैं और फिर लिंक लिस्ट के साथ देखते हैं। तो देखें जी, इंप्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग अरे, या आप कह सकते हो कि अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, आपको इस नाम से भी कोर्स की बुक में टाइटल मिल सकता है। तो देखिए जी, पहला पॉइंट, अगर आपने एक क्यू को अरेज के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो क्या करना, क्रिएट एन अरे ऑफ साइज n, कि आप कोई एक प्री डिफाइंड साइज की अरे बनाओ। क्योंकि अरे है, बेशक आप इसको स्टैक पोर्शन में बनाओ, स्टैक जो सिस्टम स्टैक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, या आप हीप पोर्शन में बनाओ। इसको आप एक दफा जब बना लोगे तो उसके बाद इसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकोगे। ये हमने कल भी प्रॉब्लम देखा था स्टैक में। तो आपको साइज जो है ना, बेशक आप रन टाइम पे डिसाइड करो या कंपाइल टाइम पे करो, इसका साइज एक दफा बनने के बाद फिक्स ही रहेगा। तो वही यह बात लिख दी है कि प्री डिफाइंड कोई साइज होगा, वो साइज की आप अरे बना लोगे। ये जी बना दी। टेक टू वेरिएबल, आप एक्स्ट्रा टू वेरिएबल इसमें क्यू में लोगे। किस लिए जी, देखो, एक फ्रंट के नाम से एंड दूसरा रियर के नाम से, both of which will be initialized to 0 और -1। ये इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन वेरी करती है। कई जगह पे आपको मिलेगा कि ये दोनों जो इंडेक्स हैं या पॉइंटर हैं वो -1 से इनिशियलाइज हुए हैं, और ज्यादा जगह पे बल्कि आपको -1 से मिलेगा। कहीं पे मिल सकता है कि दोनों 0 से इनिशियलाइज हुए हैं, कोई मसला नहीं है। कल भी मैंने देखा था कि अगर 0 और 1 का कोई मसला है, एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। जितने भी ऑपरेशन आपने करने हैं वो बेशक -1 से करो, बेशक 0 से करो, आपने लॉजिक बनानी है। तो कोई बात नहीं, आप एक मूव आगे करके बना सकते हो इन चीजों को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेशक आप -1 के साथ देख लो या 0 के साथ देख लो, आपको अगर आपको इंप्लीमेंट करनी आती है कोई चीज, आप इस चीज से परेशान नहीं होना। और कई जगह पे आपको हो सकता है कि रियर जो है वो -1 पे मिले और फ्रंट 0 पे मिले। तो ये इंप्लीमेंटेशन कई जगहों पे वेरी कर सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि रियर और फ्रंट दोनों को -1 से इनिशियलाइज किया जाता है। तो क्योंकि हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि अभी जो है हमारी क्यू जो हम बनाना चाह रहे हैं वो एम्प्टी है। तो यही एम्प्टी चेक करने की कंडीशन है कि आप फ्रंट को चेक कर लो कि अगर तो फ्रंट -1 पे है तो इसका मतलब है कि आपकी क्यू खाली है। अच्छा, तो हमने -1 से दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, विच मीन द क्यू इज करंटली एम्प्टी। क्योंकि -1 मैंने अभी बता भी दिया है, तो इसका मतलब होगा कि क्यू अभी एम्प्टी है। तो देखो जी, एलिमेंट को कैसे ऐड करना है। रियर इज द इंडेक्स, हमने देखा था कि रियर एंड पे हमेशा इंसर्शन होगी, तो अब हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं। Rear is the index up to which the elements are stored in the array। rear वो इंडेक्स है अरे का जिसमें एलिमेंट को स्टोर करना है हम, ठीक है जी। और फ्रंट कौन सा है, फ्रंट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। ये भी हम देख लेंगे इन चीजों को जब इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आप जब भी अरे इंप्लीमेंटेशन करने लगो तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है जी, देखो, इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी, सबसे पहले क्यू एम्प्टी होगी। इसका क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर बोथ आर -1, दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है जी। व्हेन एन एलिमेंट इज इंसर्टेड, जब भी आप एक नया एलिमेंट क्यू में ऐड करोगे, द वैल्यू ऑफ रियल विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। रियर की वैल्यू हमेशा एक इंक्रीमेंट होगी, ये आपने बात याद रखनी, फ्रंट की नहीं होगी। सिर्फ पहले आइटम पे फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फ्रंट -1 से 0 पे आ जाए। उसके बाद जितने भी आइटम ऐड होंगे सिर्फ और सिर्फ रियर जो आपका पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट नहीं होगा। फ्रंट हमेशा पहली नोड को, आप इसको फर्स्ट पॉइंटर भी कह सकते हो कि फ्रंट जो है हमेशा पहले नोड को, पहली डेटा आइटम को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये बात याद रख लो कि फ्रंट सिर्फ और सिर्फ, अगर आप -1 से इनिशियलाइज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जब पहला आइटम क्यू में ऐड होगा उस वक्त इसकी वैल्यू को एक दफा इंक्रीमेंट किया जाएगा। उसके बाद जितने मर्जी डाटा आइटम ऐड होते रहे, फ्रंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा रियर की वैल्यू चेंज होगी। और अगर आप फ्रंट को 0 से ही इनिशियलाइज कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि कुछ बुक्स में कुछ जगह पे आपको फ्रंट 0 से इनिशियलाइज होकर भी मिल सकता है, तो फिर आप पहली दफा भी फ्रंट को जो है ना इंक्रीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे तब। क्योंकि हमने एट द एंड जो हमारा मेन अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम फ्रंट को 0 इंडेक्स पे मेंटेन करके रखें। क्योंकि 0 हमें पता है कि अरे का पहला इंडेक्स होता है, तो फ्रंट हम चाहते हैं कि हमेशा अरे के पहले आइटम को पॉइंट करे। तो हमने देख लिया जी, इंक्रीमेंट होगा रियर की वैल्यू हमेशा 1 के साथ, एंड द एलिमेंट वुड बी इंसर्टेड एट द अरे इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द रियर वेरिएबल। और जिस इंडेक्स को, जिस पोजीशन को रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, उसी लोकेशन पे आपने नया डाटा आइटम इंसर्ट करना है। ये भी हम देखेंगे ड्रायर में, आपको समझ आ जाएगी कि क्या बातें हो रही। दूसरा पॉइंट देखो, क्यू इज कंप्लीटली फुल। क्यू उस वक्त कंप्लीटली फुल हो जाती है कब, व्हेन रियर इज द लास्ट अरे पोजीशन, जब
रियर पॉइंटर आपका अरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे ही, लेट्स से 3 एलिमेंट थे, पहले इधर आया रियर, नया आइटम ऐड हुआ इधर आ गया, तीसरा आइटम ऐड हुआ तो नया, तो रियर आपका इधर आ गया। उसके बाद आप चौथा आइटम जो ऐड करने लगोगे तो जाहिर अरे का साइज तो फिक्स है, चौथा आइटम की तो जगह ही नहीं है। तो वही ये कह रहा है कि जब आपका रियर पॉइंटर अरे के लास्ट इंडेक्स में पड़ा हो तो इसका मतलब है कि क्यू आपका फुल है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि मैक्स साइज -1, यानी कि अगर आपके क्यू का साइज 3 था तो आप 3 - 1 करके 2 इंडेक्स पे चेक कर सकते हो कि अगर रियर आपका सेकंड इंडेक्स पे पहुंच चुका है तो फुल है। इसी तरह अगर आपके क्यू का साइज था 8 तो 8 - 1, यानी कि अगर आपका रियर पॉइंटर 7 पोजीशन पे पहुंच गया है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 7 पोजीशन पे पहुंच गया तो इसका मतलब है क्यू फुल हो गई। वही जैसे अरे फुल करने की, चेक करने की जो एक लॉजिक है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। उसका क्या मतलब होगा अगर वो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है तो, नाउ नो मोर एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन द क्यू, कि अब क्यू में कोई भी नया आइटम ऐड नहीं हो सकता। जाहिर बात है, रियर आगे मूव करेगा तो होगा, रियर आगे मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट भी होगा, इसको भी हम देखते हैं क्या मसला क्या है। तीसरा देखो जी, वेन एवर एन एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, अगर आपको कोई आइटम क्यू में से डिलीट करना है, इट इज ऑलवेज डन फ्रॉम फ्रंट पोजीशन, वो हमेशा फ्रंट पोजीशन से होगा। जाहिर बात है, दो एंड है, एक से हम रियर एंड पे तो हम इंसर्शन कर रहे हैं, फ्रंट एंड हमारा भी फ्री है, उससे हम डिलीशन करेंगे। डिलीशन करने के बाद फ्रंट पॉइंटर का हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, इसको भी हम देखते हैं क्या चीज है। अच्छा देखें जी, लास्ट पॉइंट, क्यू इज सैड टू बी एम्प्टी। अब कब कहोगे कि क्यू खाली है? जब द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज एट -1, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये चेक है। जब भी आप क्यू में कोई डाटा आइटम रिमूव करने लगो तो पहले चेक करोगे कि क्यू खाली तो नहीं है। और खाली कैसे चेक करोगे? जब फ्रंट आपका -1 पे हो। उसके अलावा जब एक दफा -1 से वो 0 पे आ गया तो कभी भी दोबारा -1 पे नहीं जाएगा। दूसरा देखो, द वैल्यू ऑफ फ्रंट बिकम्स ग्रेटर देन रियर, ये दूसरी पोजीशन है, कंडीशन है। ये हमारी सर्कुलर क्यू में काम आएगी। इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें। अच्छा जी, देखें हम इन क्यू भी हमने देख लिया और डी क्यू भी देख लिया। तो ये देखें जी, ये अरे की इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है आपको? क्यू एज एन अरे में लिख देता हूं, स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक जी है सर, हो रही। ठीक है, तो देखिए जी, इसका साइज है 7, इस अरे का साइज है, यानी कि इसमें मैं मैक्सिमम 7 आइटम ऐड कर सकता हूं। अब मैं इसको क्यूब बनाना चाह रहा हूं। ये तो अरे है ना, आपको सिंपल नजर आ रही है, तो मैं क्यूब बनाना चाह रहा हूं। देखो क्या हमने कैसे बना सकते हैं हम किसी अरे को क्यूब। अब मैंने देखा था कि दो हमें पॉइंटर चाहिए होंगे, फ्रंट मैं इसको एफ से जाहिर कर रहा हूं, और एक हमारे पास रियर, उसको मैं आर से जाहिर कर रहा हूं। और इनिशियली दोनों को मैं कह रहा हूं कि ये -1 पे है। -1 से क्या मुराद है कि अभी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया। लेट्स से कि जो आपका फ्रंट है वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है और जो आपका रियर है वो रेड कलर में शो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इनको लेबल भी कर दिया। अब देखो, यही कंडीशन है, जब भी आपने चेक करना हो कि क्यू आपकी एम्प्टी है या नहीं, तो आप चेक करोगे ये जो आपका फर्स्ट पॉइंटर है, सॉरी फ्रंट पॉइंटर है, इसकी वैल्यू -1 तो नहीं है। तो देखो अभी इसकी वैल्यू -1 है, तो अरे में आपको कोई चीज पड़ी हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो बस यही कंडीशन इसकी है। जब भी आपने चेक करना हो कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, तो आप सिंपल चेक कर सकते हो कि जो आपका फ्रंट पॉइंटर है, एक्चुअली फ्रंट पॉइंटर नहीं है, सिर्फ इंडेक्स है, ये आपका फ्रंट पॉइंटर है, क्या वो -1 तो नहीं है? अगर तो -1 है तो इसका मतलब अभी कोई भी आइटम इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि ये तो हम इनिशियलाइज करते हुए हमने खुद बताया था कि जब भी क्यू एम्प्टी होगी तो हमेशा फ्रंट को -1 पे रखना है। और अभी भी अगर स्टिल वो -1 पे है तो इसका मतलब है कोई भी आइटम इसमें ऐड नहीं हुआ। तो लेट्स से मैं कुछ इसमें आइटम्स ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मुझे 7 ऐड किया जाएगा। जैसे ये आएगा तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप फ्रंट को मूव करोगे, प्लस प्लस करोगे। आइटम को मूव करने से पहले करना है फ्रंट को प्लस प्लस, ठीक है? और उसके बाद ये सिर्फ पहली दफा होगा जब पहला आइटम आ रहा होगा कि फ्रंट को प्लस प्लस करना है, और उसके बाद हमेशा रियर को भी प्लस प्लस करना है। ये आइटरेटिव स्टेप है, ये हमेशा ही होगा रियर वाला। फ्रंट को सिर्फ एक दफा करना है जब पहला आइटम आएगा। उसके बाद जो भी नया आइटम आएगा, आइटम को ऐड बाद में करना है, पहले रियर को प्लस प्लस करना है। तो लो जी, हमने रियर को प्लस प्लस किया तो -1 + 1 ये 0 पे पहुंच गया, और ये भी फ्रंट भी 0 पे पहुंच गया। अब आइटम को ऐड करते जाता है, तो लो जी मैंने 7 को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट आइटम मेरे पास आ रहा है कि लेट्स से 9 को ऐड करो,
तो देखो अब फ्रंट को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो मैंने कहा कि सिर्फ पहले आइटम की दफा आपने उसको इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद जो भी आइटम आएगा स्टेप आइटरेटिवली जी। सर पहले फ्रंट को प्लस प्लस करना है, फिर आइटम ऐड करना है, फिर रियर को प्लस प्लस करना है सर। नहीं 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 नहीं, पहले पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद आइटम को ऐड करना। दोनों पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट करने के बाद करना है आइटम, ठीक है सर। हाँ, अब क्योंकि सेकंड आइटम है तो अब फ्रंट वाला तो कभी भी नहीं होगा, स्टेप आइटरेटिवली चलेंगे। क्या? रियर एंड को प्लस प्लस करो। लो जी, रियर को मैंने प्लस प्लस किया तो रियर यहाँ पे आ गया। अब इसको पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे जिसको भी रियर पॉइंट कर रहा होगा वहां पे वैल्यू ऐड कर दो। लो जी, मैंने 9 ऐड कर दी। अब लेफ्ट से मेरे पास आती है 2 वैल्यू, 2 ऐड करो। तो स्टेप वही है, जहां पे भी रियर पहले मौजूद था उसको प्लस प्लस करो। तो मैंने रियर को प्लस प्लस किया तो रियर यहाँ पे आ गया। जिसको पॉइंट रियर कर रहा है उस पर वैल्यू ऐड कर दो, मैंने ऐड कर दी। यस यार, ये -2 लिखा गया, इसको 2 लेना। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट से आ जाती है 4। बस वही स्टेप है, रियर को प्लस प्लस करो, रियर यहाँ पे आ गया। 4 उसी पोजीशन पर रखवा दो जिसको रियर पॉइंट कर। लेफ्ट से नेक्स्ट 6 आ गई, रियर प्लस प्लस किया, यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट लेफ्ट से 8 आ गया, रियर प्लस प्लस हुआ, 8 यहाँ पे रखा गया। लेफ्ट से नेक्स्ट 3 आ गया, रियर प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे आ गया और 3 रखा गया। अब देखो, अब वो कहेगा कि नेक्स्ट आइटम लेफ्ट से मेरे पास 11 आ गया कि ऐड करो। अब जैसे ही मैं रियर को प्लस प्लस करूंगा तो देखो ये उसमें एक आर्बिट्रेरी वैल्यू आ जाएगी, तो 7 इंडेक्स है ही नहीं जहां पे मैं रखवा सकूं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि अगर रियर मूव करता करता मैक्स साइज से इनहांस करना चाह रहा है या मैक्स साइज के इक्वल होना चाह रहा है तो इसका मतलब है क्यू फुल हो गया। मैक्स साइज था 7, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था साइज 7 है, तो अभी 6 तो हो गया था इसका साइज। तो जैसे ही वो मैक्स साइज के इक्वल होना चाहेगा या साइज के इक्वल होना चाहेगा, यानी कि 7 के इक्वल होना चाहेगा, तो मैं कह दूंगा नहीं, बस अब क्यू फुल हो चुकी है, अब नेक्स्ट आइटम इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। तो यही शर्त है फुल को चेक करने की कि अगर आपका रियर एंड रियर पॉइंटर मैक्स या साइज के इक्वल हो गया या इससे ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब है ये फुल हो गया। हमेशा आप ये चेक करोगे कि रियर हमेशा कम रहे साइज से, यानी कि आप साइज -1 आइटम स्टोर करवा सकते हो इसमें, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो। 7 - 1 6, ठीक है। ये आपको नीचे लगाओगे हमेशा आपके पास 6 पोजीशन तक वो रहे। अगर इससे ज्यादा निकलना चाहेगा तो आप फौरन से चेक लगा दोगे क्यू फुल हो चुकी। तो ये इन क्यू के ऑपरेशन की समझ आ गई है कैसे हो रहा है? यस सर, आ गई है। अभी डी क्यू देख लो, डी क्यू का ऑपरेशन क्या कहता है? डिलीट करना है सर हमें। डिलीट करना है। तो देखो जी, आपने देखा था कि इन क्यू या इंसर्शन जो है हमेशा रियर एंड से हो रही थी, रियर पॉइंटर आगे मूव कर रहा था। और हमने पढ़ा था कि डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगी, तो फ्रंट पॉइंटर को हमने मूव करना है। जब भी आपको डी क्यू का ऑपरेशन कॉल किया जाएगा आपने क्या करना है, जिस भी पोजीशन को फ्रंट पॉइंट कर रहा है, जिस भी पोजीशन को कर रहा है उसमें जो डेटा आइटम पड़ा है उसको फॉर द फ्यूचर यूज या कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है, आप उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। लेट्स से मैं एक्स में स्टोर करवा रहा हूँ, मैंने एक्स बना लिया और कह दिया कि लेट्स से इस अरे इसका नाम क्यू रख रहा हूँ मैं, इस अरे का नाम क्यू ऑफ फ्रंट में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको एक्स में स्टोर करवा दो, ताकि अगर मुझे ये रिटर्न करनी पड़ जाए तो मैं कर सकूं। तो ये मैंने एक्स में स्टोर करवा ली इस इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है, और उसके बाद सिंपली फ्रंट को प्लस प्लस कर दो। आप फ्रंट को प्लस प्लस किया तो फ्रंट 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 इंडेक्स पे आ गया। अब इसमें 0 रखवाना चाहो 0 इंडेक्स में वो भी रखवा सकते हो, 7 को एज इट इज छोड़ दो वो भी छोड़ सकते हो। अब देखो मसला क्या हुआ है, अब आपके पास जो फर्स्ट पॉइंटर था यानी कि फ्रंट पॉइंटर वो यहाँ पे आ गया है। अब ये बैक नहीं जा सकता क्योंकि हमारी इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा हो वही पहली नोड। तो बेशक मैंने कहा कि इसमें 7 भी रखा रहे या 0 भी रखवा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी फ्रंट अब दोबारा उधर नहीं जा सकता, ना रियर जा सकता, कि रियर तो यही कहते हैं कि मैं तो फुल एंड पे खड़ा हूं, मैं तो ऐड कर ही नहीं सकता। और फ्रंट कभी भी बैक मूव नहीं कर सकता, तो इसको हम यही लेते हैं कि डिलीट हो गया। जब इस तक एक्सेस ही नहीं है तो हम इसको यही लेते हैं कि डिलीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अगेन कोई डी क्यू का ऑपरेशन का कॉल होता है तो बिल्कुल अल्टरनेटिव स्टेप है, जिसको भी फ्रंट पॉइंट कर रहा है
उसको एक्स में स्टोर करवा दो, लो जी मैंने 9 को स्टोर करवा दिया, और फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, फ्रंट इधर आ गया, तो ये आइटम इनएक्सेसिबल हो गया, इस तक हम अब जा ही नहीं सकते। अच्छा जी देखो, अब ये लेट्स से ये 9 रख लो, 0 रख लो, जैसे भी है, तो अब ये फर्स्ट, इसके हिसाब से फर्स्ट नोड जो है इस क्यू की, या फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 पोजीशन पे। तो अब आप देख रहे हो, देखो मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। देखो फ्रंट आप खड़ा है सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि थर्ड डेटा आइटम पे, और लेट्स से कि यहाँ पे जो है ना, इसको हमने 0 रखवाया था, ये फ्री पड़ रहे हैं। अभी देखो इस अरे में 2 पोजीशन या 2 इंडेक्स खाली हैं, ऐसा ही है। बोलो। जी सर, खाली है सर। खाली है, तो जी सर। मैं कहता हूँ कि यार जब दो जगह जो खाली हैं, तो मैं इसमें नया डाटा आइटम रखवाता हूँ। तो मैंने कहा जी इन क्यू करो 4 आइटम को, यानी कि 4 वैल्यू को इसको इन क्यू कर दो। वो चेक करेगा सबसे पहले इन क्यू करने से पहले कि क्या क्यू फुल तो नहीं है, और उसका तरीकाकार क्या है कि वो रियर की वैल्यू को चेक करेगा कि रियर की वैल्यू मैक्स -1 पे है या नहीं। तो जैसे उसने चेक किया, तो उसने उसको पता चला भाई ये तो मैक्स पे ऑलरेडी मौजूद है, मैक्स -1 पे रियर एंड, तो कहेगा भाई नहीं क्यू जी फुल है, मैं नहीं इसको ऐड कर सकता, तो मैं करवाएगा। ऐड नहीं कर सकता। हाँ वो कहेगा मैं ऐड नहीं कर सकता इसको, क्योंकि उसके जो हमने चेक लगाया है उसके हिसाब से वो यही कहेगा कि भाई क्यू फुल है। लेकिन अभी आप देखो ये 2 पोजीशन वैकेंट पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि अब रियर वापस मूव नहीं कर सकता, और ना फ्रंट बैक पे जा, फ्रंट तो कर भी ले तो हम इसको गर्ज ही नहीं है ना, इसको तो हमने सिर्फ डिलीशन के लिए रखा हुआ था। हमारा मकसद था रियर से, रियर अब अपने एंड पोजीशन पे खड़ा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो वापस नहीं यहाँ पे आ सकता। अगर तो वापस यहाँ पे आ सकता तो फिर तो वहां पे ऐड कर सकता, लेकिन अब वो वापस आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। देखो अब आपके प्रोग्राम ने 7 आइटम्स की अरे को रिजर्व भी किया हुआ है, और उसमें 2 जगह खाली भी पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसमें डाटा नहीं ऐड कर पा रहे। तो ये हमारे पास इशू था लीनियर क्यू का, जो मैंने अभी आपको क्यू पढ़ाई है। इसमें हमने इन क्यू ऑपरेशन भी देखा, डी क्यू ऑपरेशन भी देखा, मसला भी देख लिया कि अगर आप एक दफा डिलीट कर देते हो, उसके बाद बेशक आप 7 के 7 आइटम भी डिलीट कर दो, आप इसमें री इंसर्ट नहीं कर सकते कोई आइटम भी। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ये आपकी मेमोरी भी रिजर्व रहेगी, और इसमें कोई नया आइटम ऐड भी आप नहीं कर सकते। तो ये मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम था क्यू में, क्योंकि हमारी इंप्लीमेंटेशन जो क्यू की थी वो हम इस बात सर को अलाउ करती ही नहीं है क्या। जी 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 सर सर्कुलर फिर क्यों लेंगे सर? जी, इसीलिए हमने सर्कुलर क्यू का जो है ना कंसेप्ट निकाला था। सर्कुलर क्यू है यही अरे ही है, कोई वो मेमोरी में कोई सर्कल नहीं बन जाता। इसी तरह लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है वो भी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही रियर आपका साइज -1 पे पहुंचता है, यानी कि इस पोजीशन, इस एग्जांपल के हिसाब से 6 पे पहुंचेगा, और आप इसको उसके बाद क्या कहोगे कि इन क्यू करें, तो हम कोई ऐसा सेटअप लगाएंगे कि 6 के बाद वो 0 इंडेक्स पे आ जाए। बस ये हमने इसी चीज को इम्प्लीमेंट करके हमने सर्कुलर क्यू का नाम दे दिया है। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही, सिर्फ एक हमने चेंजेस किए, पॉइंटर्स को, इंडेक्स को रीसेट किया। जैसे ही वो 6 यानी कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे, और नेक्स्ट डाटा आइटम की बात करने उसको कहा जाए, तो क्या करो कि उसको पहले इंडेक्स पे ले आओ। ठीक है, बोलो जल्दी से। ठीक है ठीक है। ठीक है, जी सर अरे ठीक ये है। फुल का ठीक है। अच्छा देख लो ड्रॉबैक क्या थे अरे इम्प्लीमेंटेशन के, यही बात हमने पढ़ ली है। मेमोरी वेस्टेज, कैसे वेस्टेज हो रही थी वो मैंने बता दी। तो दूसरा प्रॉब्लम था डिसाइडिंग रे साइज, ये कल हमने स्टैक में भी देखा था। अगर हम इसको स्टैटिकली कंसिडर करें कि हमने कितने साइज की क्यू बनानी है, तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि 20 साइज की बनानी है, और हो सकता है कि मुझे उसमें एट अ टाइम 10 से ज्यादा आइटम सेव ही ना करने पड़े, अगेन मेमोरी वेस्टेज। हो सकता है कि मैं 100 की बना लूँ, और मुझे 500 डाटा आइटम ऐड करने की जरूरत पड़ जाए, तो सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स थे जो हमारे स्टैक में भी थे, इसलिए फिर जो है ना हमने उसको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ गए थे। ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हमारे साथ है क्यू में भी। अच्छा ये जो मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम था, उसको हमने सोल्यूशन निकाला है 2 तरीकों से, पॉइंटर को रीसेट करके, और उसी को हमने नाम दे दिया था कि सर्कुलर क्यू है। अब सर्कुलर क्यू है,
क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें जी, सर्कुलर क्यू। A circular queue is an extended version of a normal queue। जो अभी हमने क्यू पढ़ी है उसी का वर्जन है। Where the last element of the queue, बस इसमें फर्क क्या है कि क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है is connected to the first element of the queue, वो क्यू के पहले आइटम के साथ कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है हम देखेंगे। और इस तरह ऐसे लगता है कि उन्होंने एक सर्कल बना लिया, लेकिन एक्चुअली मैंने बता दिया कि सर्कल वगैरह कुछ भी नहीं है, लीनियर ही डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, द ऑपरेशंस आर परफॉर्म बेस्ड ऑन फीफो प्रिंसिपल। ये हमें देखा ही है कि फीफो के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिंग बफर। हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम रिंग बफर भी है। अच्छा देखें जी, सर्कुलर क्यू कैसे काम करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चेंज करनी है कंडीशन में, कि जब हम वहां पे हम कह रहे थे कि यार जो रियर है ना, अगर तो वो साइज -1 से छोटा रहे तो ऐड करते रहो आइटम्स, लेकिन जैसे ही वो साइज -1 से बड़ा होना चाहे, यानी कि 7 होना चाहे, लास्ट 6 पे खड़ा था वो और 7 होना चाहे, तो हम उसको अलाउ नहीं करते थे। हमने ये पीछे देखा था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार देखो, आप क्या करो, हम रियर को प्लस प्लस करते थे ना, तब भी उसकी वैल्यू 7 होती थी पिछली में, यानी कि हम मैक्स साइज से पहुंच नहीं जाती थी। तो हम क्या कहेंगे उसको, यार आप ऐसे करो, रियर को जो है ना आप प्लस ना करो, बल्कि आप क्या करोगे, उसका मॉड ले लो, इसके साथ साइज के साथ। अब इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो ये मॉड को समझ लो ना, मॉड वर्क कैसे करता है। लेट्स से क्या वही हम 7 साइज लेके चलते हैं, या 6, चलो 6 ले लेते हैं, या इसमें अगर 1 2 3 4 5, ये 5 अरे की एलिमेंट की अरे मेरे पास, हम 5 लेके चलते हैं। इसका फायदा क्या होगा, देखो, जब भी मैं सिंपल पहले करता था रियर प्लस प्लस, तो रियर जहां पे खड़ा होता तो उसे एक पोजीशन आगे मूव कर जाता था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यार रियर प्लस प्लस ना करो, जो रियर की पहले वैल्यू है ना उसमें एक ऐड करो, यानी करो तो इंक्रीमेंट ही, लेकिन साथ उसका मॉड ले लो। किसके साथ, साइज के साथ। साइज इस स्पेसिफिक एग्जांपल में मेरे पास 5 है, मैं 5 लेके चलता हूँ। अब इससे क्या फायदा होगा, लेट से 0 पोजीशन पे रियर था, तो 0 से जब हमने पहला आइटम आ गया 0 पे खड़ा था, ये यहाँ पे मैं लेके चल लेता हूँ कि पहले शुरू में था तो हमने एक आइटम ऐड किया, तो यहाँ पे अब 5 ऐड हो गया लेट से, तो रियर अब यहाँ पे खड़ा। तो नेक्स्ट आइटम मैंने इसको इसमें ऐड करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मैं सिंपल रियर प्लस प्लस करके यहाँ ले आता था, लेकिन अब ऐसा ना करो। अब ये काम करो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, कि रियर में +1 तो करो, लेकिन उसका 5 के साथ मॉड लो, यानी कि साइज के साथ मॉड। तो कर लेते जी हम। रियर पहले क्या पोजीशन है, 0 पे है, प्लस उसमें 1 किया, लो जी कर लिया, और साथ मॉड ले लिया 5 के। तो देखो, अगर तो आपका डिवीजर आपके ऊपर वाली वैल्यू से छोटा हो और आप उसका मॉड लो, तो ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। देखो इस तरह, लेट्स से मैं कहता हूं कि 10 डिवाइडेड बाई 5, और इसका मॉड मुझे चाहिए। मॉड कहते हैं रिमाइंडर को। तो अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये पूरा पूरा 2 दफा इस पे तकसीम हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं कहता हूँ कि 9 डिवाइडेड बाई 5 लो, तो इसका रिमाइंडर आएगा 4, यानी इसका मॉड आएगा 4। मॉड ऑपरेशन का पता है ना कैसे काम करता है। जी सर, जिसका जी रिमाइंडर ऑलवेज 0 होता है। देखो, अगर तो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो फिर तो आपका रिमाइंडर 0 आता है, और ये मॉड ऑपरेशन से हम जाहिर करते हैं। लेकिन अगर वो पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा तो वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, जी सर। जी सर। तो यही मैंने सेकंड एग्जांपल दिए कि 9 था लेट से मेरे पास, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मॉड ऑपरेशन से मेरे पास 4 जवाब है। तो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि नीचे वाली जो वैल्यू है आपकी, जिस जिस जो डिवाइड कर रही है, लेट से कि यहाँ पे 6 है, वो बड़ी है, जो ऊपर वैल्यू है वो छोटी है। तो इस सूरत में क्या आपका जो है मॉड आएगा। 0 सर। जी, 0 आएगा। जी।
शाबाश। हाँ जी, कोई और बताओ। तो मॉड ऑपरेशन नहीं पता कैसे काम करता है? सर ऊपर आप ये कह रहे हैं ना, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी हो। हाँ, तो आपने इसका रिमाइंडर लेना, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो ये इस तरह काम करता है। फिर अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाए ना, तो देखो तो ऐसे काम करता है। फिर ये मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो ये डिवाइड होगा 0 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 0 सर पॉइंट और 2 इसका रिमाइंडर आएगा। और इसी तरह लेट्स से कि मेरे पास है वैल्यू ऊपर है 1 और नीचे है 5, इसका मुझे रिमाइंडर लेना है। तो सेम इसी तरह एक को 5 से डिवाइड करो 0 टाइम, ये 0 आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू ऊपर होगी अगर वो छोटी है तो सिंपल रिमाइंडर में वही वैल्यू आ जाएगी। ये मॉडुलस ऑपरेशन का वर्किंग का तरीकाकार है। समझ आई? जी सर। चल अभी मैं कहता हूं कि 2/7 है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 2 2। 2 आ अच्छा, जाएगा सर। 3/2 है, 3/2 है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 1। इस तरह से मॉडुलस ऑपरेशन काम करता है। ठीक है, अगर तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो सिंपल वही रिटर्न हो जाती है, यानी कि वही आपका रिमाइंडर बच जाता है। इस चीज को भी याद रखना है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू में यही मॉड ऑपरेशन ही का यूज हो रहा है। तो लो जी, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड की, लेट से 12 कर दी, रियर यहाँ पे था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने कोई और वैल्यू ऐड करनी है, मुझे कहता है कि 5 वैल्यू ऐड करो। तो उससे पहले मुझे पता है कि मैं रियर को प्लस प्लस करता था, लेकिन अब मैं सिंपल प्लस प्लस नहीं करूंगा। रियर की जो प्रीवियस वैल्यू है वो है 0, उसमें +1 करूंगा, +1 कर दिया, और उसको मार लूंगा साइज के साथ। साइज 5 है, तो 1/5 क्या आएगा रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेशन? सर 1 आएगा। 1 आएगा। तो इसका मतलब है रियर की जो नई पोजीशन है वो 1 पे है। तो ठीक है जी, 1 पे आ गया रियर। यहाँ पे 5 मैंने ऐड कर दिया। अब अगेन मुझे कहता है कि 7 ऐड करो, तो 7 ऐड करना फिर मुझे वही करना पड़ेगा। जो रियर की प्रीवियस वैल्यू है वो है 1, उसमें +1 करूंगा और 5 के साथ उनका रिमाइंडर लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। तो रियर 2 पे आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 7 ऐड कर दिया। फिर वो मुझे कहता है कि नेक्स्ट आप मूव करो, ऐड करो 8। ठीक है जी, मुझे पता है रियर को प्लस प्लस करना है, लेकिन नए तरीके से। रियर की प्रीवियस वैल्यू थी 2, तो 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 5 और इसका रिमाइंडर 3। तो 3 मैं यहाँ, 3 रियर यहाँ पे आ गया, 8 मैंने मूव कर इसमें स्टोर करवा दिया। अब अगेन वो कहता है कि लेट्स से कोई रैंडम वैल्यू 9 ऐड करो। तो रियर की जो प्रीवियस वैल्यू है वो 3 थी, उसमें 1 प्लस किया 4 हो गया, और उसको मैंने डिवाइड किया साइज से और उसका रिमाइंडर ले लिया, तो 4 आ गया। तो रियर की नई पोजीशन मेरे पास 4 आ गई, उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो लेट्स से 9 ऐड हो गया। अब देखो आम क्यू में क्या होता था, नेक्स्ट में रियर को प्लस प्लस करता था, वो पहुंच जाता था 5 पे, तो मुझे कह जाता था क्यू फुल हो गई है, मैं ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अब हम सिंपल प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, हम मॉड ऑपरेशन से कर रहे हैं। कैसे? अगेन वही तरीका का, रियर की प्रीवियस वैल्यू है 4, उसमें 1 ऐड होगा और साइज से मॉड लिया जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। क्या रिमाइंडर आएगा? 0 0 सर। 0। तो आपका जो रियर एंड है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो आप नई वैल्यू को अब इस पोजीशन पे जब ऐड करवा सकते हैं। कंसेप्ट की समझ आई? जी सर, लेकिन पहले वो वैल्यू वैल्यू को डिलीट करेंगे, देन हम ऐड करवा देंगे। ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ, ये आपने चेक्स खुद से लगाने हैं कि अगर तो उस पर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, यानी कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे ही हम DQ करेंगे प्रीवियस इंडेक्स में 0 रखवा देंगे, -1 रखवा देंगे, ताकि हमें चेक करने में आसानी रहे कि ठीक है रियर आप उस पोजीशन पे पहुंच तो गया है, लेकिन क्या उस इंडेक्स पे जो पहले वैल्यू पड़ी है वो -1 है? अगर तो -1 है तो इसका मतलब ये मैंने खुद रखवाई थी डिलीट करते हुए, यानी कि ये मेमोरी फ्री है, तो इसको मैं इसमें मैं वैल्यू रखवा सकता हूँ। तो कोई भी आप चेक लगा सकते हो, या आपके अपनी इंप्लीमेंटेशन है, या आप नहीं भी लगाना चाहते तो आप प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट भी करवा सकते हो, जैसे भी आप काम करवाना चाहते हो। लेकिन काम मतलब ये है कि काम करता कैसे है, वो पहले लास्ट इंडेक्स से पहले पे मूव कैसे करता है, सर्कुलर कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है।
कर लोगे अब? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी अलग से इम्प्लीमेंटेशन भी हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे थे, एक वैल्यू आई, दोनों 0 इंडेक्स पे आ गए, पहली दफा दोनों इंडेक्स मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम 2 आया, रियर सिर्फ मूव किया और 2 हमने जो जिसको भी रियर पॉइंट कर रहा था उस जगह पे स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसी तरह करते करते हमने पूरी क्यू को फिल कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट इस पे ये आपको क्यू शो हो रही है, ये फिल हो चुकी है। तो उसके बाद डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हुए। तो डी क्यू ऑपरेशन लेट्स से मैंने 2 दफा परफॉर्म किया, तो 1 इंडेक्स पे जो पहले फ्रंट पॉइंट कर रहा था ये भी डिलीट हो गई, 2 उसके बाद फ्रंट 2 पे आ गया था, ये भी डिलीट हो गई। अब करंटली फ्रंट 3 पे जो है ना लाई कर रहा है। तो अब देखो, अगर मैं प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन इसमें ऐड करवाना चाहता तो वो इस जगह पे ऐड करवाने की कोशिश करता, तो जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने इसको मूव करवा दिया है 0 इंडेक्स पे। तो अब देखो इस वाली इलिस्ट्रेशन में जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, नया इन क्यू हुआ तो उसने अलाउ कर दिया और 6 उसने फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी 0 इंडेक्स पे सेव करवा दिया। और इसके बाद रियर जब भी नेक्स्ट आप करवाओगे तो रियर अगली पोजीशन पे मूव करेगा, सिंबल जैसे केक करेगा, वो भी फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे 7 भी पुट करवा दिया गया। तो अब यहाँ पे जो ना क्यू फुल हो गई है। नेक्स्ट टाइम जो लास्ट इलस्ट्रेशन है, इस पे आप क्यू को, अब ये क्यू फुल हो गई है, इस पे आप नेक्स्ट आइटम मूव करवाना चाहोगे, ये आपकी इंप्लीमेंटेशन पे है कि क्या वो प्रीवियस को ओवरराइड कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर तो नहीं कर सकती फिर वो कहता है कि फुल है। अगर तो आपने इंप्लीमेंट ऐसे किए हुए कि ओवरराइड कर सकती है तो फिर आप मजीद रखवा सकते हो इसमें आइटम। ये आपकी अपनी इंप्लीमेंटेशन। तो इस तरह से जो है ना सर्कुलर क्यू काम करती है। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही, कोई सर्कल नहीं बनता मेमोरी में, ये बात याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स को रीसेट करना है अपने, मैक्स के बाद हमेशा 0 जगह पे ले आओ। ये थी अरे इंप्लीमेंटेशन। अब हम देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे है। तो देखो जी, लिंक लिस्ट में हमने क्या करना है, क्योंकि ये डबल एंडेड है, यानी कि 2 एंड से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो बेशक अरे से आप इंप्लीमेंट करो, बेशक लिंक लिस्ट से करो, पॉइंटर्स आपको 2 ही मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई बात यहाँ पे लिखी हुई है, वी मेंटेन 2 पॉइंटर्स फ्रंट एंड रियर। 2 पॉइंटर्स कोई भी आर्बिट्रेरी नाम हो सकते हैं, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर है वो एक का नाम फ्रंट और रियर है। द फ्रंट पॉइंटर्स टू द फ्रंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम। ठीक है जी, जो फ्रंट पॉइंटर है वो नोड लिंक लिस्ट में जो पहली नोड होगी उसको पॉइंट करेगा। एंड रियर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम। ये नई चीज है जी, एक हमने नया पॉइंटर लिया रियर, और वो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये हमारा काम आसान हो जाएगा। फ्रंट पॉइंट्स जिसको कर रहा होगा उससे हम डिलीट कर देंगे, रियर जिसको पॉइंट कर रहा होगा उससे आगे हम एक नई नोड ऐड कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान ऑपरेशन है। डायनामिकली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। लिंक लिस्ट के काफी सारे फायदे। तो इन क्यू करना है आपने जी, कोई मुश्किल नहीं है। इन क्यू हमेशा फ्रंट से होगा। तो लेट्स से जी, अगर मैं देखो, मैं देखता हूं मैंने बनाई हुई है कि नहीं, चलो देख लो इसमें। ये लिंक लिस्ट आपको शो हो रही है। इसमें अगर वो कहता है कि इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोई मसला नहीं जी, एक नई नोड में बनाऊंगा, उसमें डाटा रखवाऊंगा, कोई भी डाटा लेट से 8 रखवा दिया, और एक पॉइंटर बनाऊंगा जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं कहूंगा जी सिंपल, देखो फ्रंट जो है ना वो इसको पॉइंट करने लग जाए और इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस आ जाए, तो बस। यानी कि इंसर्शन बिफोर फर्स्ट, जो लिंक लिस्ट में हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट नोड से पहले अगर आपने कोई नोड इंसर्ट करनी है तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी है। फर्स्ट नोड जो भी थी उससे पहले आप नई नोड ले आओगे। अच्छा, ओ सॉरी यार, ये देखना एक मिनट, फ्रंट से तो हमने डिलीट करनी है, सॉरी। मैं रियर एंड पे आऊं, देखो इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स या लास्ट, उसमें कोई मसला भी नहीं है। नई नोड बनाओगे, टी पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, लेट्स से इसमें 5 वैल्यू रखवा दी। अब जो लास्ट नोड आपके पास पहले थी उसके नेक्स्ट पार्ट में रखा था नल, तो उसको नल को ओवरराइड करके आप टी की वैल्यू रखवा दो जिसको टी पॉइंट कर रहा है, और जो नई नोड बनाई है उसके आखिर में नल रखवा दो। लो जी, ये रियर एंड पे आपकी ऐड हो गई। और आपने अगर डिलीट करनी है वो हमेशा फ्रंट एंड से होगी, तो वो भी कोई मसला नहीं है। क्या करना है जी, एक नया पॉइंटर बनाओगे, टीपी जिस भी नाम से बना लो, वो उसी को पॉइंट करेगा जिसको फ्रंट कर रहा है। ठीक है जी, कर दिया। फ्रंट को आगे मूव करवा दो कि वो अगले नोड को मूव पॉइंट करे, फ्रंट इसको मूव करने लग जाएगा, टी को डिलीट कर दो, तो ये नोड डिलीट हो गई, टी में नल रखवा दो, तो लो जी फ्रंट से डिलीट हो गई। लिंक लिस्ट के ऑपरेशन तो बहुत आसान है। इन ऑपरेशन में कोई मसला है जो मैंने बनाया अभी? नहीं सर। हाँ, तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि लिंक लिस्ट एकदम समझ आ गई। तो मैं बल्कि यही कहूंगा कि जितनी भी आप डाटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन है, अरे को छोड़ के लिंक लिस्ट के थ्रू किया करो। देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब ये क्या है डबल एंडेड क्यू? अभी तक हमने जो जितनी भी क्यूज देखी थी, देखो उसमें
इंसर्शन जो है हमेशा रियर एंड से हो रही थी और जो डिलीशन या रिमूवल है वो हमेशा फ्रंट एंड से हो रही थी। तो ये कुछ भी नहीं है, एक ऐसी हमने फ्लेक्सिबल क्यू बनाई है जिसके फ्रंट से इंसर्शन भी हो सकती है, रिमूवल भी हो सकती है, यानी कि डी क्यू और इन क्यू दोनों ऑपरेशन फ्रंट से पॉसिबल है और बिल्कुल इसी तरह दोनों ऑपरेशन रियर एंड से भी पॉसिबल है। तो बस इसी नाम से इसको डबल एंडेड क्यू कह दिया। तो ये एक दो दफा एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखो, द डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू, ठीक है जी। डी क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल है। वी कैन से दैट डी क्यू इज अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ क्यू। देखो, so the insertion and deletion in a DQ can be performed on both hands, ठीक है। It does not follow FIFO rules, इस बात को याद रखना है कि FIFO rules को ये फॉलो नहीं करेंगे। क्या मतलब है, कौन समझाएगा इसकी लास्ट लाइन का मतलब मुझे? सर डेफिनेटली first in दोनों एंड से person. जब इंसर्ट हाँ, तो इसी तरह देखो फॉलो ना, नहीं करेगी फिर। नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स से कि पहला आइटम 9 आया था, उसके बाद 10 आया है, उसके बाद 11 आया। फीफो कहती है कि 9 को पहले रिमूव करो, लेकिन मुझे तो भाई यहाँ से भी इजाजत है, तो मैंने 11 को रिमूव कर दिया। तो वो कह रहा है कि डबल एंडेड क्यू में फीफो रूल्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एंड से आप अलाउ कर रहे हो ना। तो ये डी क्यू है जी। अच्छा, डी क्यू की दो टाइप्स हैं, एक है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और एक है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। अब ये क्या होता है, हम इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जी, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या है? इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड, यानी कि इनपुट पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इनपुट कहते हैं कोई चीज इंटर करने को, यानी कि इंसर्शन को। इंसर्शन पे रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंड से इंसर्शन हो सकता है। अब वो कौन सा है, ये आप पे है। फ्रंट एंड को आप रख लो कि यहाँ से सिर्फ इंसर्शन होगी, डिलीशन नहीं है, या रियर एंड को कर लो कि यहाँ से सिर्फ इंसर्शन हो सकती है, डिलीशन नहीं हो सकती। तो ये आप पे है। लेकिन डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बोथ एंड्स, डिलीशन दोनों एंड पे परफॉर्म हो सकती है। तो ऐसी डी क्यू को हम कहेंगे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। और इसके मुकाबले में हमारे पास है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इसको आपको आप समझ आ गई होगी। ऐसी क्यू है जिसके आप आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, यानी कि डिलीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। डिलीशन हमेशा एक एंड से होगी, यानी कि रियर एंड से आप लगा लो, और इंसर्शन जो है वो फ्रंट एंड से भी हो सकती है और रियर एंड से भी हो सकती है। तो ऐसी क्यू को हम बोलते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। अच्छा जी, देखें जी, डी क्यू के आप अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे यूज होती है, ये बात अक्सर पूछी गई थी कि डी क्यू कहाँ पे यूज होती है पीपीएससी में, तो इसलिए मैंने टॉपिक को शामिल किया। देखो, डी क्यू कैन बी यूज्ड एट बोथ स्टैक एंड क्यू एज इट सपोर्ट्स बोथ ऑपरेशंस। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है? इसको आप एज अ स्टैक यूज कर सकते हो, और अगर आप स्टैक के साथ कोई क्यू की फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। यानी कि आप कहते हो कि आप देखो, स्टैक क्या करता है कि सिर्फ एक एंड से रिमूव भी करता है और इंसर्ट भी करता है। तो ठीक है, आप ऐसी ये क्यू ऐसी बना लोगे जो दोनों एंड से रिमूवल भी करवा रही है और इंसर्शन भी करवा रही है। ठीक है, होगी क्यू, लेकिन वो एक्ट करेगी जैसे स्टैक कर रहा है। दूसरा ऑपरेशन देखो, डी क्यू कैन बी यूज्ड एज पैलिंड्रोम चेकर। पैलिंड्रोम क्या होती है भाई? सर उसको रिवर्स करे तो सेम ही स्ट्रिंग बनती है, एरे ऑफ कैरेक्टर सेम बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने रिवर्सन में देखा भी था कि अगर आपने किसी चीज को रिवर्स करना है, स्टैक में हमने देखा था कि दो स्टैक को यूज कर लो, इसमें से चीजों को इस स्टैक में पुश करो और इससे दोबारा पॉप करोगे तो वो रिवर्स होकर निकलेगी। तो यही वो काम वो कर रहा है कि डी क्यू को आप यूज करते हुए पैलिंड्रोम चेकर के तौर पे कर सकते हो कि ये एक दफा इंसर्ट करो और उसी एंड से रिमूव करोगे तो आपको ये रिवर्स होकर निकलेगी। आप इसमें चेक कर सकते हो कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये बात पूछी गई थी कि अगर आपने पैलिंड्रोम को चेक करना है तो कौन सी टाइप की क्यू आपके काम आ सकती है। तो याद रखना कि ना लीनियर, ना सर्कुलर, ना प्रायोरिटी क्यू, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू। तो आगे हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू का है, ये पिछले लेक्चर्स के इंटरव्यू में पूछा जाता रहा है, तो देख लेते हैं ये प्रायोरिटी क्यू क्या है। अच्छा, इसमें अच्छा प्रायोरिटी से अब जी सवाल सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना इसको हम जब स्टैक बनाएंगे तो हमें तो लिफो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो लिफो सर कैसे होता है इसमें क्यू में? इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी एंड से रिमूव या वो करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। तो ऐसे ही सर है। फिर
सर फिर दूसरे एंड से कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ना सर, या इंसर्शन या डिलीशन, अगर इनपुट या आउटपुट रिस्ट्रिक्शन हम लगाएं तो। ना आप ना लगाओ, देखो ना इम्प्लीमेंट तो आपने करना है। आप कह रहे हो कि नहीं भी मैं तो सिर्फ एक ही एंड से करवाऊंगा, तो करवा सकते हो आप, फ्लेक्सिबिलिटी है ना आपके पास। आप चाहो तो दोनों मतलब तरीकों सर से भी करवा सकते हो, आप चाहो तो उसको एक से भी करवा मतलब सकते हो। सर मतलब सर दूसरे एंड को हम जी, जी। बिल्कुल भी मतलब हम उसको ऑफ कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप थोड़ा सा आगे चलोगे इसको समझ आ जाएगी आपकी कैसे वर्क करेगी। जी सर। देखो जी, प्रायोरिटी क्यू क्या है। अब इसमें क्या होता है प्रायोरिटी क्यू में, मैं थोड़ा सा जनरलाइज आइडिया दे देता हूँ। ये एक ऐसी क्यू है जिसमें आप कोई भी आइटम आर्बिट्रेरली रैंडमली ऐड कर दो। लेट्स से कि ये 1 2 3 4 5 आइटम्स की मैंने क्यू बनाई है। श्योर है सबको? जी हो रही है सर। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू रखवाने लगा हूँ 4 2 9 8 11। लेट्स से मैंने वैल्यू रखवाई है। जब भी आप इस क्यू में से डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, तो देखो पहले 2 रिमूव होगा, उसके बाद 4 रिमूव होगा, उसके बाद 8 रिमूव होगा, उसके बाद 9 रिमूव होगा, उसके बाद 11 रिमूव होगा। एक तो ऑप्शन है आपके पास ये, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले 11 रिमूव होगा, फिर 9, फिर 8, फिर 4, फिर 2। तो ये सिर्फ प्रायोरिटी क्यू है कि आप उसमें कोई भी चीज किसी भी ऑर्डर में डाल दो, लेकिन जब रिमूव करोगे ना तो एक खास प्रायोरिटी एक खास ऑर्डर में रिमूवल होगा। अब वो ऑर्डर क्या हो सकता है, ये डिसाइड करती है उस नंबर की प्रायोरिटी, कि आप हर नंबर को एक प्रायोरिटी दोगे, हर एलिमेंट को एक प्रायोरिटी दोगे। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर है वही उसकी प्रायोरिटी है। तो अब आप प्रायोरिटी को 2 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो ये कि जिसकी प्रायोरिटी, जिस नंबर की नंबर सबसे छोटा है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। दूसरा आप कह सकते हो कि जिसका नंबर जितना कम है उसकी प्रायोरिटी उतनी ही लो है। अब दोनों तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैंने दोनों से करके दिखा दिया। पहले में मैंने कहा है कि यार जिसकी नंबर जितना छोटा है उसकी प्रायोरिटी इतना उतनी ही हाई है, तो आप पहले हाई प्रायोरिटी वाले को रिमूव करो। तो देखो इस क्यू में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी 2 की थी क्योंकि सबसे छोटा नंबर है, तो 2 पहले रिमूव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी 4 की थी, 4 रिमूव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी 8 की थी, 8 रिमूव हुई। 9 की थी, 9 रिमूव हुआ। उसके बाद 11 की थी, 11 रिमूव हुआ। अब मैं दूसरी कह रहा हूँ कि नहीं, जिस नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो 11 मेरे पास सबसे बड़ी नंबर था, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो 11 पहले रिमूव हुआ, फिर 9 8 4 2। तो प्रायोरिटी किस तरह से काम करती है, कहाँ पे काम करती है, जहां पे आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी हो। आप चाहते हो कि मैं रैंडमली चीजों को ऐड करूं, लेकिन जैसे ही मैं रिमूव करूं तो मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट जो है ना मुझे मिल जाए, तो वहां पे प्रायोरिटी क्यू को आप यूज करते हैं। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि 2 किस्म की प्रायोरिटी क्यू होगी। एक ऐसी कि जिसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड करो, जब रिमूव करोगे तो असेंडिंग लिस्ट आपके पास आएगी। और एक ऐसी जिसमें आप वैल्यू किसी भी ऑर्डर से इंसर्ट करो, लेकिन जब भी पॉप अप करोगे डी क्यू करोगे हमेशा डिसेंडिंग लिस्ट आपको मिलेगी। तो यही हमारे पास है कि एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, एक डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, a priority queue is an abstract data type that behaves similarly to the normal queue। बिल्कुल नॉर्मल क्यू की तरह ही बिहेव करेगी, लेकिन except that each element has some priority, कि कुछ जो भी आइटम आप ऐड करोगे उसकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होगी। That is, the element with the highest priority would come first in priority queue, कि वो पहले नंबर पे प्रायोरिटी क्यू में आए। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट in a priority queue will determine the order in which elements are removed from the priority queue। ये प्रायोरिटी नंबर ही होगा हर एलिमेंट का जो कि डिसाइड करेगा कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स जो हैं इस क्यू में से रिमूव होंगे। द प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट्स ओनली कंपेरेबल एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो जिनकी वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। ये नहीं है कि एक एलिमेंट आपने 4 ऐड किया, अगला ए कर रहे हो और उसके बाद फिर आप कर रहे हो %, इस तरह का, इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी क्यू में एक जैसे लॉजिकल रिलेटेड आइटम रखे जा सकते हैं ताकि उनको कंपेयर करना आसान। which means that the elements are either arranged in ascending or descending order। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने दे दिया, समझ आ गई प्रायोरिटी को कैसे काम करती है। जी सर। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू।
A priority queue is an extension of queue that contains the following characteristics. ये वही है जो अलग से लिखे हुए हैं। तो इसमें देख लो टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या टाइप्स है? असेंडिंग है और डिसेंडिंग है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। असेंडिंग क्या है कि किसी भी ऑर्डर में आप डालो, लेकिन जब रिमूव करोगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो एलिमेंट्स मिलेंगे। और डिसेंडिंग क्या है जी? जब किसी भी ऑर्डर में आप इंसर्ट करो, लेकिन जब भी रिमूव करोगे तो आपको जो एलिमेंट्स या array की लिस्ट मिलेगी, नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो ये एग्जांपल्स भी है इसकी, तो इसको देख सकते हो। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो क्यू आपको पता है कि अरेज और लिंक लिस्ट के थ्रू आप कर ही सकते हो। एक नया डाटा स्ट्रक्चर है हीप। हीप सॉर्टिंग भी आप पढ़ोगे, एक्चुअली वो प्रायोरिटी क्यू के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है। जब हम सॉर्टिंग का पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, बड़ा वीआईपी टॉपिक है ये, बड़ा कंसेप्चुअल सा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रायोरिटी क्यू को किस डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है? तो आपने याद रखना है हीप डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू। अच्छा जी, कल ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप एक क्यू को टू स्टैक्स, ये सॉरी टू तो नहीं, स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो? तो आप में से मेजॉरिटी ने कहा था कि सर नहीं कर सकते। ऐसा ही है? सर कर सकते हैं। कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? हमसे करवाओ भाई। सर स्टैक एक एंड से सर हम मतलब इंसर्शन करवाएंगे, एक से डिलीशन करवाएंगे सर, तो इस टाइप का कोई लगता है। कैसे करवा के दिखाओ। सर पॉइंटर्स के ही होगा सर, पॉइंटर एडजस्टमेंट होगी इनको आपस में सर, जो है ना वो सर आपस में इस दोनों को आपस में जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा, और एक एंड से सर हमें जो है ना वो इंदर्शन करवाएंगे, जैसे हमारे पास रियर एंड बना देंगे, एक को सर फ्रंट बना देंगे, ऐसे कुछ है सर इसका सीन शायद। देखो मसला ये है कि हमारे पास जो है ना क्यू वो फॉलो करती है फीफो ऑर्डर और स्टैक करता है लीफ ऑर्डर। तो हमने बस इसी को चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। लेट्स से ये कुछ आइटम्स है, ये मैंने स्टैक में पुश करवाना शुरू किया, ऊपर से नीचे में चलता हूँ। पहले मैंने 3 करवाया, फिर 4 करवाया, फिर 5 करवाया, उसके बाद 2, और लास्ट आइटम मैंने मूव करवाया लेट्स से 1। तो टॉप आप मेरा यहाँ पे खड़ा है, इसको पॉइंट कर। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको रिमूव करूँ ना, 3 रिमूव हो, क्योंकि फीफो यही कहती है ना जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले रिमूव हो। ऐसा ही है? जी सर। हाँ तो आप देखो इसमें ये कोई अक्लमंदाना अप्रोच नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है आपको जरूरत पड़ जाती है। अगर आपने वो एक्सप्रेशन कन्वर्जन वाले बाकी क्वेश्चन किए हैं ना, खासतौर पे प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला, उसमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है कि आपको 2 स्टैक यूज करने पड़ जाए। तो बस यही है। देखो सिंपल इसको रिमूव करना शुरू करो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ टॉप से रिमूव कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, इधर से रिमूव करो एक को और दूसरे स्टैक को एक यूज कर लो, उसमें पुश करवा दो। तो ये लो जी, मैंने इसको यहाँ पुश करवा दिया, तो ये आइटम गया। उसके बाद 2 है, 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी गया। टॉप यहाँ पे आ गया। 5 है, 5 को वाप करवा के दूसरे स्टैक में पुश करवा दो, 5 भी गया। नेक्स्ट टॉप यहाँ पे आ गया। 4 है, 4 को यहाँ पे पुश करवा दो, उसके बाद ये भी गया। टॉप यहाँ पे आ गया। 3 है, 3 को पुश करवा दो। तो लो जी, अब इस स्टैक में से आप रिमूव कर लो। तो देखो पहले 3 रिमूव होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1। तो यही तो फीफो नहीं बन गया? इसी तरतीब में तो मैंने ऐड करवाए थे। देखो पहले 3 हुआ था, 3 रिमूव हुआ, उसके बाद 4 हुआ था, 4 रिमूव हुआ, 5 था, 5 रिमूव हुआ, 2 था, फिर 2 रिमूव हुआ, और एट द एंड हमने 1 को इंसर्ट कराया था, वो सबसे लास्ट में रिमूव। देखो करने को आप कर सकते हो, कहीं भी जरूरत पड़ भी सकती है। तो ये चीज ये क्योंकि पूछी जा चुकी है, तो इसलिए फिर मैंने इसको बता दिया कि हाँ आप कर सकते हो, करने को कोई मसला नहीं। ठीक है जी, क्यों में क्लियर है सब कुछ, या किसी को कोई इशू है? जी सर समझ आ गई। ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, सर एक में पूछ हमने जो स्टार्ट करना है वो है जी। सर काफी है आज के लिए। काफी है जी। जी सर। अच्छा चलें जी, जैसे आप लोग कहो। आज वैसे चीजें आसान थी और कल भी आसान थी, कोई मुश्किल नहीं थी। दोनों चीजें स्टैक और क्यू तो आसान है, अब तो आसान चीजें शुरू हैं आगे।
सर बेसिकली ना आज वो आपको बताया सारी